नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और फिर से आपके सामने हूँ शानदार और जबरदस्त प्रश्नों के साथ। देख पा रहे होंगे आप। अगर कोई भी विद्यार्थी, कोई भी एस्पिरेंट नया है जो पहली बार ये क्लास देख रहा है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ आपको। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है जीएस बाई प्रेमपाल सिंह सर, द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस पर क्लिक करेंगे तो पीछे की जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उनको आप अच्छे से देख सकते हो। और आपके लिए फैसिलिटी ये भी है कि पीछे की क्लासेस में कोई भी डाउट हो तो आप जो है वर्तमान में जो क्लास देख रहे हैं उसमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपके डाउट को शामिल किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर है। ठीक है भाई, चलो प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, ये भी कंप्यूटर का सवाल है। देखिए, चैट जीपीटी आपने बहुत सुना होगा। चैट जीपीटी बहुत सुना है आपने। चैट जीपीटी आपने सुना है। उससे रिलेटेड ये आपका सवाल है। Which of the following statement about चैट जीपीटी is true? चैट जीपीटी के बारे में कौन सा कथन सही है? चैट जीपीटी के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो कथन पढ़ लेते हैं एक बार। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का टाइप है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो क्या चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का हिस्सा है? पहला बताओ भाई। तो इसका हाँ, ठीक है, सही है। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का हिस्सा है। अब ओपन एआई आपने सुना होगा। ओपन एआई कंपनी इसी ने जो है इसको बनाया है, चैट जीपीटी को। दूसरा, चैट जीपीटी कैन अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। जो चैट जीपीटी है वो वैसा ही मटेरियल, वैसा ही टेक्स्ट, वैसा ही डॉक्यूमेंट, वैसी ही जानकारी आपको अवेलेबल करवा देगी जैसा कि आप चाहते हो। तो बिल्कुल सही बात है। आपको क्या करना है, अगर आपको ट्राई करना है तो चैट जीपीटी बहुत हेल्पफुल है। आप चैट जीपीटी गूगल पर ओपन कीजिए और वहां पे प्रॉम्प्ट दीजिए। आप प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कमांड, यानी कि आप क्या चाहते हैं चैट जीपीटी से। तो प्रॉम्प्ट वाला ऐसा ऑप्शन आ जाएगा इस प्रकार का। तो प्रॉम्प्ट में आप लिख दें, जैसे क्या लिखें कि मेक टफ क्वेश्चन ऑन हिस्ट्री। इतिहास पर कुछ टफ क्वेश्चन बना के दो हमें। तो वो और एंटर कर देंगे आप। ओके, तो फिर आपको इतिहास पर कई सारे प्रश्न वो धीरे धीरे देने लगेगा सामने। कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये एक अच्छा टूल है अगर आप सही से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये भी सही बात है। तीसरा है, चैट जीपीटी इज डेवलप्ड बाय ओपन एआई। चैट जीपीटी ओपन एआई के द्वारा विकसित किया गया है, तो ये तो मैंने बता दिया, ये सही है। चौथा, चैट जीपीटी कैन परफॉर्म लैंग्वेज ट्रांसलेशन। चैट जीपीटी से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट में से पूरा टेक्स्ट कॉपी करके और चैट जीपीटी में पेस्ट कर देना है और लिख देना है नीचे, कन्वर्ट इट इन हिंदी लैंग्वेज, कन्वर्ट इट इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। ओके करेंगे, पूरा टेक्स्ट वो ट्रांसलेट करके आपको अपनी भाषा में दे देगा। ठीक है, तो ये सही बात है। पांचवा, चैट जीपीटी कैन बी यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग असिस्टेंस। प्रोग्रामिंग असिस्टेंस के लिए भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भैया इसके तो पांचों ऑप्शन सही हैं। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा डी, यानी कि ऑल स्टेटमेंट दैट इज 1 2 3 4 एंड 5 आर ट्रू, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? यानी कि अबाष्पशील नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है?
ठीक है, तो यहां ध्यान से समझिए आप क्या समझेंगे। देखो, मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की मेमोरी वो जगह है जहां पर कंप्यूटर डॉक्यूमेंट को सेव करके रखता है। तो मेमोरी में एक तो होता है वॉलेटाइल मेमोरी है ना, और दूसरा होगा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। दो प्रकार की मेमोरी देखने को मिलती हैं। अब वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है कि उस मेमोरी में आपका जो डेटा और इंफॉर्मेशन है तब तक सेव रहता है जब तक कि कंप्यूटर सिस्टम को पावर सप्लाई मिलती रहे। एग्जाम्पल देखिए, आपने देखा होगा कई बार ऐसा एक्सपीरियंस लिया होगा कि आप मान लो, ये अभी तो लैपटॉप है, लैपटॉप छोड़ दो, डेस्कटॉप की हम बात करें तो डेस्कटॉप पर आप काम कर रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है। तो जिस फाइल को आप बना रहे थे और लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, फिर दोबारा अगर कंप्यूटर ऑन करेंगे आप तो वो फाइल आपको कहीं दिखेगी नहीं, गायब हो जाएगी। यानी कि जब तक आप काम कर रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट पर तो वो पूरी इंफॉर्मेशन कहां सेव हो रही है, वॉलेटाइल मेमोरी में। और वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि जब तक आप सेव नहीं करोगे तब तक वो चीज वॉलेटाइल मेमोरी में ही रहेगी। सेव होने के बाद वो नॉन वॉलेटाइल में चली जाती है, इससे बाद में भी आप उसको एक्सेस करके देख सकते हो। लेकिन वॉलेटाइल मेमोरी में जो चीज है वो करंट में तो रहेगी, लेकिन अगर पावर सप्लाई चली गई तो वो गायब भी हो जाएगी। ठीक है, तो वॉलेटाइल मेमोरी में क्या आता है, वॉलेटाइल मेमोरी में आता है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम जो है वॉलेटाइल मेमोरी में आता है। रैम में डेटा तब तक रहता है जब तक पावर सप्लाई मिलती रहे। अब ये आगे चल के रैम क्लासीफाई भी होता है एस रैम और डी रैम, तो स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है, हमसे पूछा है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है। इसमें नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, यानी कि उसमें डेटा सेव बना रहता है। तो देखो, रैम तो वॉलेटाइल मेमोरी हो गई, वॉलेटाइल मेमोरी रैम, तो ये तो गलत हो गया, हमें बताना है नॉन वॉलेटाइल। कैश मेमोरी, ये कैश मेमोरी अलग मेमोरी होती है, इसमें जो हम बार बार चीजें यूज करते हैं वो चीजें इसमें सेव हो जाती हैं। हार्ड ड्राइव, ये तो परमानेंट मेमोरी है, हार्ड ड्राइव तो परमानेंट मेमोरी है, इसमें सेव किया हुआ डेटा सालों दर साल तक आपके पास बना रहेगा, जैसे कि हार्ड डिस्क है ना। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हो गया रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो रोम में जो डेटा सेव होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है नेचर में, वो कभी गायब नहीं होता। ठीक है, रोम में डेटा कभी गायब नहीं होता। अब रोम को आगे चल के क्लासीफाई कर देते हैं पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर है डबल ईपी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्लासीफाई हो जाता है। फिलहाल आप ध्यान रखिए, हमसे सवाल पूछा गया था कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो रोम जो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिसमें जो डेटा है वो सेव होता है, वो गायब नहीं होता। रैम नॉन वॉलेटाइल है, अगर यही वॉलेटाइल पूछता तो रैम और नॉन वॉलेटाइल रोम। क्लियर, चलो आगे बात करेंगे हम। तो भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। तो देखो भैया, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हटा सकते भारत के राष्ट्रपति को, ना लोकसभा हटा सकती है, ना चीफ जस्टिस हटा सकता है। हाँ, संसद हटा सकती है, संसद, जिसमें संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा, संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाते हैं। तो अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो राष्ट्रपति के खिलाफ एक प्रस्ताव जो है लाना पड़ेगा, और ये प्रस्ताव दोनों हाउस में पास होना चाहिए। राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम महाभियोग प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, महाभियोग प्रक्रिया यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस। और इम्पीचमेंट प्रोसेस
कंप्लीट करने के लिए इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाना जरूरी होता है, यानी कि अगर महाभियोग प्रक्रिया में जो प्रस्ताव लाया गया है वो विशेष बहुमत से अगर पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ जाएगा। और पद छोड़ने का आधार क्या है, कैसे पद से हटाने का आधार क्या है, अगर वो संविधान के अगेंस्ट में या संविधान का उल्लंघन या वायलेशन किया हो। ठीक है, और ये इल्जाम अगर प्रूफ हो जाते हैं तो पार्लियामेंट हटा देगी। क्लियर? आगे, संविधान का पहला ड्राफ्ट, पहला प्रारूप संविधान का किसके द्वारा तैयार किया गया था? संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? बी आर अम्बेडकर, बी एन राव और के सांथनम और के एम मुंशी। तो संविधान का जो पहला ड्राफ्ट है, पहला प्रारूप है कि इस प्रकार का संविधान होगा, ये एक प्रारूप तैयार करके दिया था। तो वो प्रारूप, जो पहला संविधान का प्रारूप है, वो किसने तैयार किया था? 14वां प्रश्न है आपके सामने। तो देखो भाई, हैं तो सभी संविधान से ही संबंधित, लेकिन बी एन राव ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया था, फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया था, पहला प्रारूप, संविधान का पहला प्रारूप इन्होंने तैयार किया था। क्लियर? अब संविधान सभा ने जो है हमारा संविधान बनाया, संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया। किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। तो देखो, संविधान सभा, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? और फिर स्थायी अध्यक्ष, फिर स्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के, है ना? ये बताना है आपको, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। स्थायी अध्यक्ष सबको पता ही रहता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। संविधान सभा ने जो संविधान बनाने का काम किया, उसके लिए अलग अलग समिति का गठन किया था, अलग अलग समिति का गठन किया था। इन्हीं समिति में से एक खास समिति है प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो बी आर अम्बेडकर। ठीक है भाई, तो ये याद रखना है आपको दोस्त। चलिए, ये याद रखना है। आगे, एक तरफ लिस्ट 1 दिया हुआ है, दूसरी तरफ लिस्ट 2 दी है, सूची 1 सूची 2, और मैच करना है आपको, मैच करना है कि इधर तो संविधान की विशेषता है और इधर जिस देश से वो विशेषता हमने कॉपी की है वो देश के नाम दिए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया है? तो हमें पता है फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिया है। तो ए का हो जाएगा दूसरा, ए का हो जाएगा दूसरा। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने, संसदीय प्रणाली हमने कहां से ली है? यूके से ली है। तो बी का हो जाएगा पहला, बी का हो जाएगा पहला। और फिर इमरजेंसी प्रोविजन हमने कहां से लिए हैं? इमरजेंसी प्रोविजन हमने कहां से लिए हैं बताओ? और फिर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहां से लिए हैं हमने? डीपीएसपी, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, क्लियर? तो क्या हुआ? दूसरा पहला और तीसरा और चौथा इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी। तो 15वें का आंसर क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा। 15वें का आंसर क्या होगा? सी आंसर। आपातकालीन जो प्रावधान है भारतीय संविधान में वो हमने जर्मनी से लिए हैं। मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है। संसदीय प्रणाली का कॉन्सेप्ट हमने इंग्लैंड यानी कि यूके से लिया है। और राज्यों के नीति निदेशक तत्व का जो प्रावधान है वो हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, कनाडा से हमने कुछ नहीं लिया। याद रहेगा? चलो, तो सी आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न आपके सामने है, जनसांख्यिकी लाभांश क्या है? जनसांख्यिकी लाभांश का मतलब ये है
कि किस देश में एक निश्चित आयु वर्ग के लोग सबसे ज्यादा हैं। तो जनसांख्यिकी लाभांश हम किसे कहते हैं? इसके लिए उम्र निर्धारित है 15 साल से 59 साल के बीच की कार्यशील जनसंख्या, यानी कि ऐसी जनसंख्या जिसकी उम्र 15 से लेकर 59 साल के बीच की है और वो वर्किंग है। वर्किंग मतलब कार्यशील है, तो इसे बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। इस बीच में जो जनसंख्या आती है और जो काम कर रही है, ऐसा नहीं बैठी हो, जो काम कर रही है और उसकी उम्र इस गैप में आती है 15 से 59 के में, तो उसे हम जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि भारत में 15 से 59 साल के बीच में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि जनसांख्यिकीय लाभांश है, वो बहुत ज्यादा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत का बहुत ज्यादा है। अब ये भारत के लिए अच्छी बात भी है, क्यों? क्योंकि अगर नौजवान लोग ज्यादा होंगे, वर्किंग पीपल ज्यादा होंगे, कैपेबल पर्सन ज्यादा होंगे, तो अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। मान लो 15, 16, 20, 25 साल के बीच के जो बच्चे हैं, उन पर अगर सरकार उनको स्किल देने का काम करती है, चीजें सिखाने का काम करती है, तो वो आगे चल के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो भारत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो आंसर तो ध्यान रहेगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। 17वां सवाल, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? स्टील प्रोडक्शन में कौन सा देश 2022 में सबसे टॉप पर रहा, जहां सबसे ज्यादा स्टील प्रोडक्शन हुआ? तो देखो भाई, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन 2022 के अनुसार चीन सबसे ऊपर है। चीन, भारत, जापान, यूएस, रूस। कौन? चीन, फिर भारत, फिर जापान, फिर यूएस और फिर रूस। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट है ये, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। ठीक है, 2022 की ये रिपोर्ट है, जिसमें चीन इस्पात उत्पादन में चीन जो है सबसे टॉप पर है। इस्पात उत्पादन में चीन जो है सबसे टॉप पर है। तो आंसर हो जाएगा सी। 17वें का आंसर होगा सी। 18वां प्रश्न है, एक तरफ योजनाएं दी हैं और दूसरी तरफ उनको स्टार्ट होने वाले वर्ष दिए हैं। तो कौन सी योजना कब स्टार्ट हुई? ठीक है, वो देखना है आपको। तो यहां ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये 12 अगस्त 2005 को आया। यहां 12 अगस्त 2005 को आया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। फिर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995। ठीक है, 15 अगस्त 1995। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी जो है आपकी 1999। हाँ, ठीक है। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये 2001 में, 25 सितंबर 2001। तो आंसर क्या होगा इसका? 18वें का आंसर हो जाएगा क्या? ए, दूसरा, पहला और तीसरा, चौथा। ठीक है, तो ये पुरानी स्कीम पूछी जाती है भाई, पुरानी स्कीम पूछी जाती है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। जल जीवन मिशन योजना किस फाइनेंशियल ईयर में केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? जल जीवन मिशन JJM योजना कौन से बजट में घोषित की गई थी? तो वो बजट था 2019-20 का। वो बजट क्या था? 2019-20 का। तो 15 अगस्त 2019 को
15 अगस्त 2019 को ये जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत हुई। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई। तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सी थी? 2019-20, उसके लिए इसकी घोषणा की गई। 20, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? अब देखो, कोई प्रोडक्ट होता है, उसकी कुछ खास बात होती है, तो उसके बिहाफ पर उसको इको मार्क दिया जाता है। इको मार्क अगर किसी प्रोडक्ट को, उत्पाद को दिया जा रहा है, ये BIS के द्वारा दिया जाता है, बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS के द्वारा दिया जाता है क्या? इको मार्क। किसी प्रोडक्ट को इको मार्क, यानी कि ये एक एक्स्ट्रा फीचर उसको दे दी गई, इको मार्क। ये किस प्रोडक्ट को दिया जाता है? ऐसा प्रोडक्ट जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है। ऐसा उत्पाद, कोई ऐसा सामान बना है या उत्पाद या प्रोडक्ट बना है जो पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट को इको मार्क दिया जाता है। इको मार्क एक स्टेटस दिया जाता है जो BIS देती है। तो क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, जो पर्यावरण से मित्रवत हो, यानी कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो जो है क्या कहलाएगा? वो उसे इको मार्क का दर्जा दिया जाएगा। BIS ये दर्जा देती है। BIS ये दर्जा देती है। याद रहेगा? चलिए ठीक है, यहां ध्यान रखेंगे आप। आपके लिए सवाल यह है कि आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप, ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं दूसरी बार अब डोनाल्ड ट्रंप। आपको जवाब देना है। सवाल आपके लिए ये है, सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले, इनसे पहले कौन व्यक्ति है, इनसे पहले कौन व्यक्ति है जो दो बार USA का राष्ट्रपति रह चुका है? 2 बार USA का राष्ट्रपति रह चुका है। उस व्यक्ति का नाम बताना है, उस राष्ट्रपति का नाम बताना है जो अमेरिका का 2 बार राष्ट्रपति रह चुका है। और एक और चीज याद रखना, अमेरिका में ये रूल है, अमेरिका का कि संविधान में अमेंडमेंट करके ये रूल लाया गया कि एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार नहीं बन सकता। ये अमेरिका में रूल है। ठीक है भाई, तो याद रहेगा, आई होप याद रहेगा। तो ये हमने डिस्कस किए आज के क्वेश्चंस। आई होप समझ में आई होंगी सारी चीजें। डेली रात को 8 बजे क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिए, कभी भी देखिए। अगर उस टाइम पे नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में देखिए, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसको देखिए आप। ठीक है, क्लास पसंद आए तो शेयर भी कर दिया करें और क्लास का फीडबैक जरूर शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।